मानव मेरा बेटा है और मानव की हत्या 4 मई 2020 को हुई थी और अब 2 साल होने को आए हैं और एक बाप होने के नाते और एक पिता होने के नाते और एक परिवार होने के नाते हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने मानव के साथ ऐसा व्यवहार किया, हम उनको हम उनको कानून की तरफ से जितनी भी पनिशमेंट हो सकती है, वो दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो एक मानव तो हो गया और कई मानव आगे होते रहेंगे क्योंकि जिस तरह से उन लड़कियों ने मानव को तंग किया, मानव के साथ बुरा व्यवहार किया, वो एकदम बहुत ही बुरा था और हमारा बेटा निर्दोष है और मैं अपने बेटे के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स, ऑल आवर लिसनर्स एंड मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि जिनकी आवाज़ आपने पहले सुनी, ये मनोज कुमार जी हैं। ही इज़ द फादर ऑफ, आई वुड से अ वेरी प्राउड फादर ऑफ मानव सिंह। मानव सिंह एक 17 साल का की नन्ही सी जान, जिसने अपनी जान लेना ज़रूरी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उसको उसको मजबूर कर दिया गया अपनी जान लेने के लिए 4 मई 2 साल पहले। 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो गए, क्योंकि 4 मई को हुआ था ये वाक़या, और मानव हमारे बीच नहीं रहे। पहले तो मानव का लॉस एक बहुत बड़ा लॉस, एज़ अ फादर आई थिंक सब लोग समझ सकते हैं, एज़ अ फैमिली सब लोग समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई सबसे ज़्यादा समझ सकता है तो वो तो शायद मानव खुद हैं, और मनोज कुमार जी और फैमिली है, जो इस एक अनबियरेबल इंसिडेंट से, इस एक अनबियरेबल इंसिडेंट भी नहीं, एक अनबियरेबल लाइफ के एक ऐसे वाक़ये से गुज़रे हैं जो शायद मैं नहीं चाहूँगा कि कोई किसी और को कभी गुज़रना पड़े। तो मनोज जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे आज बात करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है मानव के बारे में फिर से बात करते हुए 2 साल की इस लड़ाई में, जिसमें आप एक जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, मानव के लिए लड़ रहे हैं। और हम सब चाहते हैं कि इस लड़ाई में मानव की और जस्टिस की जीत हो, और इसलिए हम चाह रहे थे कि अगर आज हम आपसे रूबरू होके कुछ सुने, कुछ बातें करें और कुछ समझें, और क्या कुछ कर सकते हैं ताकि आगे चल के कोई और मानव के साथ ऐसा ना हो। तो मनोज जी, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने जो इनिशियल स्टेटमेंट दिया। हम थोड़ा अलग हमने किया, हम चाहते थे कि आपकी आवाज़, क्योंकि ये इंटरव्यू मानव के लिए और आपके लिए, तो आपका इसमें फ़ोरफ्रंट पे रहे। कुछ हमारे छोटे-छोटे सवाल हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे, थोड़ा समझना चाहेंगे और बातें करना चाहेंगे। आई एम सॉरी, मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ अगर आपको हम उस पेन के थ्रू दोबारा ले जा रहे हैं। लेकिन शायद आपकी जो आपकी जो बातें हैं वो शायद कुछ लोगों की, या ऐसे बहुत सारे पिताओं की शायद मदद कर सकें, बहुत सारे मानवों की मदद कर सकें। इस उम्मीद से हम आपको थोड़ा-सा कष्ट, आई एम सॉरी, थोड़ा आज देंगे अपने शायद सवालों से। आई मीन इसमें कोई मैं हर उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ जिससे कि मेरे बेटे को न्याय मिल सके और ऐसा वाक़या फिर अगर ज़िंदगी में किसी के साथ ना हो तो मुझे बड़ी खुशी सी होगी। हम मानव को तो नहीं बचा पाए पर किसी मानव या मानवी को हम बचा सकते हैं तो मुझे लगेगा कि हमारा जीवन एक तरह से और मानव का जीवन एक तरह से सार्थक रहा है। सो आप प्लीज़ पूछिए।
जो पूछना है थैंक आप। थैंक यू मनोज जी। मनोज जी, पहले तो मैं थोड़ा ये समझना चाहूँगा कि 2 साल हो गए इस वाक़ये को, लेकिन इससे पहले कि हम उस वाक़ये में जाएँ, मैं जानना चाहूँगा कि एक एक 17 साल का लड़का, मानव के बारे में ही जानना चाहूँगा। 17 साल का लड़का इस इंसिडेंट से पहले या इस बहुत ग्रेव स्टेप से पहले क्या चाहता था? मानव कौन कौन था मानव? आप थोड़ा मानव को अगर हमसे सबसे इंट्रोड्यूस करा पाएँ थोड़ा, प्लीज़। मानव 17 साल का हमारा इकलौता बेटा है और वो गुड़गाँव के हेरिटेज स्कूल में पढ़ता था, जो कि गुड़गाँव का बहुत अच्छा स्कूल है। मानव को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। मानव को पढ़ाई में ठीक-ठाक ही है मानव और उसका उसको बस अपने दोस्तों के साथ और अपने पढ़ाई के साथ और अपने स्कूल में टाइम बिताना उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड एक आज्ञाकारी बेटा था। आई मीन जिस तरह कहते हैं कि बड़ों का ख्याल वगैरह रखना। आई मीन वो अब भी अपने ताऊजी ताईजी के पैर वगैरह छूता था। आई मीन उस हिसाब से देखा जाए तो एकदम नॉर्मल सा इंसान मानव रहा है और मानव और हम अ, बहुत बहुत अच्छा आई मीन जो 17 साल हमने बिताए बहुत अच्छे निकले और पर दुर्भाग्य ये रहा कि वो 17 साल के 70 साल कभी नहीं हो पाए। तो अ, उस बात का हमें और दुःख तो रहेगा बट यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। थैंक यू मनोज जी, मानव के बारे में बताने के लिए। तो जैसा कि आपने कहा कि एक बहुत ही सिंपल और नॉर्मल लाइफ थी, तो जो सच्चाई है वो उसमें ये भी है कि ये अगर मानव के साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। आई थिंक ये बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये शायद एक्सेप्शनल केसेस हैं। बहुत लोगों को लगता है कि ऐसा बहुत कम होता है, मतलब इन चीज़ों के बारे में लोग इस तरीके से इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया भी, और जैसा कि सच्चाई, जो डेटा भी बताता है, बहुत क्लियर है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन ये मजबूर किसी को मजबूर कर देना सुसाइड कमिट करने तक, वो भी एक 17 साल की नन्ही सी जान को, एक बहुत जघन्य अपराध है मेरी नज़रों में। एंड उसके लिए हम थोड़ा कुछ और आपसे भी जानना चाहेंगे कि दो दो साल हो गए मनोज जी, इस मतलब मानव को, हम मतलब इस दुनिया को छोड़ के गए हुए 2 साल हो गए हैं। अ, ये 2 साल जो एक जस्टिस की लड़ाई है आपकी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी जुझारू रूप से लड़ रहे हैं और कंटिन्यूअसली फाइट कर रहे हैं जस्टिस के लिए, बट क्या रहा इन 2 साल में, क्या हुआ है? अगर थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बता दें जो भी। जी। तो पहले तो ये वाक़या होने के बाद हम चाहते थे कि एक पुलिस केस हो, तो हम चाहते थे कि एफआईआर लिखी जाए। तो पहले 10 दिनों तक तो पुलिस ने एफआईआर तक नहीं लिखी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर लड़की मरती तो उसी दिन हमें, उसके माता-पिता को, उसके परिवार को और सभी को धर लिया देता और कुटाई की गई होती और वो सब होता। पर क्योंकि वो लड़का था, पुलिस ने कुछ ज़्यादा नहीं किया और दूसरी बात ये है कि उन लड़की वाले बड़े रिसोर्सफुल से लोग हैं। उन्होंने बहुत पैसा वगैरह खिलाकर पुलिस को सँभाल लिया था, जैसे कहते हैं कि आई मीन उससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा, पर उनको बहुत अच्छी तरह से सँभाल लिया था। पर मैं हर दिन 2-3 बार थाने जाता था और थाने जाकर दुहाई लगाता था कि एटलीस्ट एफआईआर तो लिखिए। फिर उन्होंने पहले वो डीडी लिख लिया था, वो डेली डायरी में जो लिखते हैं, लिख लिया था और उसके बाद जब हमने प्रेशर वगैरह अच्छी तरह से बनाया, तो फिर उन्होंने एफआईआर भी लिख ली थी। और तो हमें एफआईआर लिखवाने के लिए करीब 10 दिन लगे। आप सोचिए कि गुड़गाँव जैसे शहर में रहते हुए कमिश्नर तक हम जाकर बात कर सकते थे। उसके बावजूद 10 दिन लग गए थे एफआईआर लिखवाने के लिए। तो अगर हमें 10 दिन लग गए तो आप सोच सकते हैं कि अगर सपोज़ हम सहारनपुर में रह रहे होते या मेरठ में रह रहे होते या झारखंड में रहते होते, तो मुझे नहीं लगता है कि वो माता-पिता एफआईआर भी करवा पाते। आई मीन उनके पास ना उतना टाइम होता, बस अपना भाग्य समझकर इसको भूल गए होते या छोड़ दिया होता। नहीं, आई थिंक टाइम के साथ-साथ मनोज जी, आप जो बोल रहे हैं इसमें ये भी है कि ये बात सिर्फ टाइम की नहीं है। इसमें होता है कि आप जब खासतौर से लड़के के साथ या पुरुष के साथ होता है, तो मतलब
पूरा का पूरा सिस्टम ट्राई करता है कुछ भी करके इसे रिकॉर्ड पे ना लिया जाए, इसे एक और नॉर्मल आत्महत्या देके बस उसे रफा-दफा कर दिया है, क्योंकि कोई काम नहीं करना चाहता। पुरुषों के बारे में या आदमियों के या लड़कों की जान की कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से सिस्टम उसे सीरियसली लेता नहीं। जैसा आपने स्टार्ट भी किया था कि अगर किसी लड़की के साथ ये हुआ होता तो पूरा सिस्टम लग गया होता उसे कर, मतलब पूरी तरीके से उस डेटा को क्रिएट करने में सिस्टम चालू हो गया होता, एक्यूज को पकड़ने के लिए जेल भर दी जाती और बहुत कुछ हो चुका होता, क्योंकि ये लड़का था तो इस वजह से ना तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया। और जहां तक ये सिस्टम ट्राई भी यही करता है कि अगर लड़के के ऊपर क्राइम हो तो क्राइम अगेंस्ट मैन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बिल्कुल, बिल्कुल सही सी बात है। तो पुलिस ने इनिशियल स्टेजेस में कोई साथ नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। इनफैक्ट इनफैक्ट उन्होंने लड़कियों का साथ दिया। आई मीन मैं खुल के बोल रहा हूँ, उन्होंने पैसे वगैरह खाए और किसी तरह से एफआईआर नहीं लिखी 10 दिन तक। और 10 दिन बहुत होते हैं। 10 दिन में वो लड़कियां सबूत मिटा सकती हैं। लड़कियां, आई मीन उन्होंने वकील वगैरह कर लिया, उन्होंने वो सब कुछ बढ़िया बढ़िया इंतजाम कर लिए कि उनके ऊपर कोई आँच ना आए। पर जब उन्होंने देखा कि अब एफआईआर भी हो गई है, तो फिर थोड़े से शायद वो सतर्क हुए। बट नहीं तो लड़कियों को ये लगा था और उनको ये आश्वासन दिया गया था कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम उसे संभाल लेंगे। ये उनके वकील और उनके माता पिता ने उनको आश्वासन दिया था कि डोंट वरी, नथिंग विल हैपन एंड जस्ट मतलब फॉरगेट। इससे मुझे याद आता है, क्योंकि आप बार-बार एक्यूज की बात ले रहे हैं, जहाँ तक मुझे आपसे पहले भी बात करके समझ में आता है कि कुछ 22 एक्यूज्ड के नाम आप लोगों ने कंप्लेंट में दिए थे, लेकिन शायद एफआईआर में सिर्फ 2 नाम हैं। आपको क्या लगता है ये 20 लोग कहाँ गायब हो गए? ओके। आपके कंप्लेंट और पुलिस के तो एफआईआर में? तो पुलिस ने जब एफआईआर वगैरह लिखी, तो पुलिस ने फिर चार्जशीट भी फाइल की थी। और चार्जशीट फाइल की थी 305/34 सेक्शन के अनुसार, जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि उसका जो सजा होती है वो होती है 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ। आई मीन हिंदुस्तान में आज तक किसी भी औरत को फांसी पर नहीं चढ़ाया गया है, जो कि एकदम सरप्राइजिंग सी थिंग है। मतलब हजारों की संख्या में लोगों को फांसी दी गई है, पर ऐसा क्या है कि किसी औरत को फांसी नहीं दी गई है। और एक ही औरत को फांसी दी गई थी, जो कि शायद कोई मेरठ के आसपास का कोई केस है, और उसको फांसी सुनाई गई है पर फांसी दी नहीं गई है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि औरतें और लड़कियां गलत नहीं करती हैं। औरतें और लड़कियां भी उतना ही गलत करती हैं जितना कि हम आदमी लोग करते हैं। पर जैसे हम बोल चुके हैं कि सिस्टम हमेशा औरतों का साथ देने का प्रयास करता है, और मीडिया भी औरतों का साथ देना प्रयास करता है। पॉलिटिकल सिस्टम पूरा औरतों का साथ देना चाहता है हमेशा। कोई नहीं चाहता है कि औरतों का जो वोट बैंक टाइप जो होता है, उसको किसी भी तरह से हिलाया जाए। सो तो इस तरह का पूरा सा माहौल बना हुआ है। तो इस वजह से शायद वो 20 नाम जो थे वो गायब हो गए, या सिस्टम ने उसे एक्नॉलेज नहीं किया। नहीं, तो सिस्टम ने वो नाम एक्नॉलेज नहीं किए। हालाँकि वो नाम हमने लेट्स से स्टार्टिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन में ही पुलिस को दे दिए थे। और उसके बावजूद उसमें से लेट्स से ज़्यादातर तो लड़कियाँ ही थी। और फिर भी उसके बारे में कुछ ज़्यादा छानबीन वगैरह नहीं हुई। इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूँ कि चार्जशीट फाइल होने के टाइम तक बस 2 ही लोगों को आरोपी पाया गया था और उन्हीं के अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए थे। और तो पुलिस को ये लगा कि चलो 2 के खिलाफ चार्जशीट वगैरह हो गई है, अब शायद पेरेंट्स ज़्यादा और इंसाफ की माँग नहीं करेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसने भी किया है, चाहे वो 2 लड़कियाँ हों या 20 लड़कियाँ हों, और उसमें चाहे अगर आदमी भी हों या जो जो भी लोग हों, सभी को सज़ा मिलनी चाहिए। The law should not differentiate between लड़का या लड़की या आदमी या औरत, बिल्कुल नहीं। अगर सपोज मैं खून करता हूँ तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। और अगर कोई औरत खून करती है तो उससे भी सजा मिलनी चाहिए। सभी को सभी सभी इक्वल होने चाहिए। आई थिंक
इस केस में हमें ये भी समझ में आया कि जिस तरह से सिस्टम पूरा लड़कियों को, औरतों को और आदमियों को देखता है, एकदम अलग नजरिए से देखता है। नहीं, बिल्कुल आप जैसा कि आपने बोला ये चीज़ हम भी बहुत क्लियरली बोलते हैं कि क्राइम हैज़ नो जेंडर, पेन एग्जैक्टली। पेन हैज़ नो जेंडर, बट अनफॉर्चुनेटली लॉज हैव जेंडर। दैट आई थिंक दैट इज़ ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें हम लोग देख रहे हैं आज की तारीख में। तो वो तो बहुत क्लियरली हमें दिखता है ये सिस्टम में, और शायद यही हमारी खुद की भी मैन वेलफेयर ट्रस्ट की सबसे बड़ी लड़ाई है कि ये जेंडर को हमें इसमें से निकालना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूं हमारे दर्शकों को कि कुछ साल पहले इनफैक्ट एनसीडब्ल्यू ने एक और प्रपोजल दिया था, जिसमें कि प्रपोजल सरकार को ये दिया गया था कि जेल टर्म औरतों की कम करी जाए। फॉर द सेम क्राइम द जेल टर्म फॉर विमेन क्रिमिनल्स शुड बी लेसर। मैं क्रिमिनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पोस्ट कन्विक्शन जेल टर्म की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके के प्रपोजल, आउटरेजियस प्रपोजल्स हमारे देश में दिए जा पा रहे हैं, और इसका रीजन सिर्फ ये है कि अनफॉर्चुनेटली लॉ जो है जेंडर के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहा है। इसी वजह से इस तरीके के प्रपोजल्स भी आ रहे हैं। वरना जैसा कि अगर क्राइम सेम है, उसकी पनिशमेंट अलग अलग हो, ये खुद में एक बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसा प्रपोजल दे भी पा रही है, उसका रीजन सिर्फ ये है कि हम चाहे कितना भी पेट्रियार्की होक्स को मान ले, फेमिनिज्म ने जो इंडिया में फैलाया हुआ, लेकिन इंडिया इज एक्चुअली नॉट अ पेट्रियार्कल कंट्री दैट मीन्स। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बहुत लोगों को शायद नहीं पता था कि इस तरीके का प्रपोजल भी दिया गया था। कमिंग बैक टू मानव, मनोज जी, मानव का लॉस जो है, आई थिंक एक इंस्टाग्राम पोस्ट, उसके बाद नेमिंग शेमिंग, बहुत ज्यादा रिडिक्यूलिंग, थ्रेटनिंग, ये सब हुआ। और इसका रीजन ये था कि जो जितना हम समझते हैं, जितना इनफैक्ट हमने भी पढ़ा और देखा उस टाइम पे, कि इसका रीजन ये था कि जैसे ही कोई एक्विजिशन एक लड़के के ऊपर या एक आदमी के ऊपर लगता है, तुरंत उसे कन्विक्ट कर दिया जाता है। उसे सोसाइटी कन्विक्ट कर देती है, उसे खुद के लोग, खुद के दोस्त कन्विक्ट कर देते हैं, उसे मीडिया कन्विक्ट कर देता है। तो सिस्टम जो कि एक कन्विक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा होता है, उस स्टार्टिंग से पहले ही दुनिया उसे कन्विक्ट कर चुकी होती है। ये आई थिंक ये दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। आई थिंक हमने जो प्रोग्राम का नाम भी रखा था, वो इसी बात पे रखा था कि मानव के जो आखिरी शब्द है वो ये थे कि लिसन टू मी प्लीज। एक खुद में बहुत बड़ा दर्द बयान कर रहा था कि उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था, उसके खुद के सर्कल, और ये उसके खुद के सर्कल्स में उसका मानव का एक स्टेटमेंट था। तो मानव की इस पेन को समझते, मतलब आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में ऐसा क्या चेंज आप एक देखना चाहते हैं कि ये लिसन टू मी प्लीज जो है, वो अगर बोला भी जाए तो वो ये खुद में एक जेंडर एग्नोस्टिक स्टेटमेंट हो। ये मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़का है तो उसको ही मिन्नतें करनी पड़ रही कि प्लीज मुझे सुनो। तो आपको क्या लगता है सोसाइटी में इस तरीके क्या चेंजेस करने चाहिए कि ये चीज जेंडर के बेसिस पे ना आए? अम, अगर मुझसे पूछा जाए तो अगर कोई भी आरोप लगा रहा है किसी के ऊपर भी, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, आई मीन उसको एकदम फेस वैल्यू पे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आई मीन बोलने को तो मैं बोल सकता हूँ बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। और इंस्टाग्राम वगैरह जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि अगर कोई एक लड़की कुछ बोल दे तो सभी लोग चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, उसके सपोर्ट में कूद जाते हैं। लड़के इसलिए सपोर्ट में कूद जाते हैं कि चलो यार, आई मीन लड़की है, आई मीन लड़की के फेवर में मैं सपोर्ट दिखाएंगे तो कुछ फायदा हो सकता है। और लड़कियां तो लड़कियों का ही साथ देती हैं। ये शायद उनकी मानसिकता रहती है कि दे ऑलवेज ट्राई टू बी टुगेदर। सो ये एकदम नहीं, आई मीन ये एकदम आइडियल वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए। आई मीन अगर कोई एक्यूजेशन कोई लगा रहा है तो एटलीस्ट उसको सोचो समझो तो सही। वो पोस्ट डाली, तो पोस्ट डालने के बाद आई मीन एटलीस्ट जो वो पोस्ट पढ़ रहे थे उनको तो थोड़ी दिमाग लगाना चाहिए कि उससे पूछे तो सही कि सच क्या है। और मजे की बात यह है कि जब वो पोस्ट डालती है, वो पोस्ट डालने के साथ साथ ये भी एक लाइन डालती है कि इन सब चीजों का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। जब आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप किस बेसिस पर किसी का नाम बर्बाद करने पे तुले हुए हो? किस बेसिस के ऊपर आपने उस पोस्ट को वायरल इतना करवाया? किस पोस्ट के और उसी झूठे से पोस्ट को आपने प्रोपगेट करवाया और लोगों से धमकियां वगैरह दिलवाई।
आप सब सोचो कि मानव ये सब करीब 10:45 पे शुरू हुआ था एंड within about let us say half an hour's time about 20 lakh people had seen that post. I mean, had seen that story. I mean, so आप सोचो कि अगर 20 लाख लोगों के पास पहुंच जाता है और लोग कमेंट करना वगैरह शुरू कर देते हैं, कमेंट शुरू करने का मतलब ये है कि और इंस्टाग्राम के ऊपर जब कुछ होता है तो उसका एकदम एम्पलीफाई हो जाता है। मतलब आप ही सोचो कि अगर आपके पास एक मैसेज आ रहा है तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, 2 मैसेज आ रहे हैं हैंडल कर सकते हो, और अगर 500 मैसेज और 1000 मैसेज आने लगे तो एक तरह से 500 1000 उंगलियां आपके ऊपर 1 मिनट में उठने लगती हैं। सो उसको हैंडल करना, आई मीन 17 साल का बच्चा ही नहीं, अगर मैं आज 50 साल का हूँ, मेरे ऊपर भी अगर 20 लोग एक कमरे में मेरे ऊपर फिंगर पॉइंट करने लगे या चीखने चिल्लाने लगे या कुछ भी बोलने लगे कि इट कुड बी एज सिंपल एज कि आप चोर हो, तो अगर ये भी बोलेंगे तो यार अगर 20 लोग बोलेंगे तो आदमी थोड़ा हिल जाएगा। आई मीन और उस अखाड़े में, आई मीन और उस इंटरनेट के अखाड़े में, आई मीन एक बंद कमरा सा है, आई मीन वो उस स्पेस के अंदर अगर 300 400 500 लोग कमेंट्स कर कर आदमी को तंग करेंगे और उसको इतना मजबूर कर देंगे कि मेरे बेटे ने 45 मिनट्स के अंदर, आई मीन 45 मिनट्स के अंदर अपनी जान दे दी कूद कर। सो उसको आपने इतना इंस्टिगेट किया, उसको आपने इतना बुरा भला किया कि उसको ये लगा कि यार इसका इसका सामना करना एकदम मुश्किल सा है। और उसमें जो उसके बॉयफ्रेंड ने मनोज जी, एक रिक्वेस्ट है, हम लोग क्योंकि ये लाइव भी है प्रोग्राम, तो हम एक्यूज के नाम अभी नहीं ले सकते क्योंकि ठीक है, आपका ड्यू प्रोसेस चल रहा है, तो प्लीज लेट्स ठीक नॉट है। टेक द नेम्स देयर। थैंक यू। हाँ। सो लोगों की धमकियां वगैरह आने लगी थी और आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक any man or any child can sustain that kind of a accusation. नहीं, एब्सोल्युटली, मतलब एक्विजिशन खुद में बहुत डैमेजिंग होते हैं, और इनफैक्ट दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से अबेटमेंट ऑफ सुसाइड खुद में एक लॉ एग्जिस्ट करता है आज की डेट में भी। तो मैं इसमें एक और चीज जानना चाहूंगा, आई थिंक उस टाइम पे एक जो कंप्लेंट आपकी थी उनमें से आई थिंक एक्यूज वर फ्यू ऑफ द अथॉरिटीज पीपल एज वेल, आई थिंक, क्योंकि आई थिंक उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि मानव का जो स्टेप था दैट वाज कनेक्टेड टू द बॉयज लॉकर रूम का जो उस टाइम पे इंसिडेंट या न्यूज चली थी। सो इट वाज नॉट दैट, मतलब बहुत Yes. क्लियरली लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि इसका बॉयज लॉकर रूम से कोई लेना देना नहीं था मानव के सुसाइड का और केस का। बट आई थिंक कहीं ना कहीं प्रेशर उसको लेके मानव के ऊपर भी पड़ा, मतलब फ्रॉम आई थिंक जो डीसीडब्ल्यू चीफ की तरफ से उस टाइम पे स्टेटमेंट्स आए थे। तो क्या आपने, एज फार एज आई नो, आपने शायद कंप्लेन में डीसीडब्ल्यू चीफ का भी उस टाइम पे नाम लिखा था, तो डिड एनीथिंग हैपन ऑन दैट? डीसीडब्ल्यू चीफ जिनका नाम स्वाति मालीवाल है, आई मीन उसको सभी सभी जानते हैं, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी हैं। उनका नाम हमने डीजीपी पुलिस को भी दिया था। आई मीन मैंने उनको मेल कर कर उनका नाम और उनकी इंस्टाग्राम आईडी भी दी थी और बोला गया था, मैंने ये बोला था, कहते इन्होंने भी बिना सोचे समझे उसको आगे फॉरवर्ड किया था और उसके बेसिस के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की थी। सो अगर मुझसे पूछा जाता है तो मैं तो ये कहूँगा कि वो डीसीडब्ल्यू की जो चेयरपर्सन हैं, आई मीन शी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट्स से किलिंग मानव। आई मीन मानव की हत्या में उनका भी उतना ही हाथ है जितना कि लेट अस से जिनके अगेंस्ट एफआईआर वगैरह हुई है। सो वो उन्होंने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी थी कि मानव को जान से मारने की। मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा मनोज जी, आपको क्या लगता है कि क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा चेंज लाना चाहिए जिसकी वजह से ये जो एक इस तरीके का युवा हम लोग के सामने आ रहा है जो आंख बंद करके
महिला की कही हुई या लड़की की कही हुई बात को तुरंत मान के एक्शन ले लेता है, प्री कन्विक्शन ही एक्शन ले लेता है, या अपना लड़का चीखता भी रहे कि भाई मैं निर्दोष हूँ या मेरे साथ क्राइम हुआ है, तो उसको ना माने। तो इस चीज का कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग और एजुकेशन सिस्टम से भी बहुत ज्यादा लिंक है, क्योंकि हमने जो देखा और ये पाया है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है और जो हमारा अपब्रिंगिंग सिस्टम है उसमें इस तरीके से ही हम लोग बच्चों को बड़ा करते हैं, जहाँ पे कि हम ही उनको ये शिक्षा दे रहे हैं, या ये सिस्टम उनको यही शिक्षा दे रहा है कि लड़की ने बोला तो सच है, लड़के ने बोला है तो इग्नोर कर सकते हैं। आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंजेस लाने की जरूरत है हमें? सी एजुकेशन सिस्टम में ये सिखाया जाना चाहिए, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, कि किसी ने आपको हक नहीं दिया है कुछ भी भला बुरा कहने का, चाहे आप लड़के हो या चाहे लड़की हो। आई मीन दैट इज जेंडर न्यूट्रल, नोबडी हैज अ राइट टू बेकार में फालतू की बातें किसी के साथ भी ना किया जाए, और किसी को भी उतना तंग वगैरह भी ना किया जाए कि वो कुछ एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है। वो एक्सट्रीम स्टेप हो सकता है कि वो उठा के थप्पड़ मार दे, वो एक्सट्रीम स्टेप हो सकता है कि कुछ और कर दे। और तो किसी को ये हक बिल्कुल नहीं बनता है कि किसी को इतना इंस्टिगेट वगैरह किया जाए। और रही बात की बात मानने की, बात आंख बंद कर और कान बंद कर कर सुनने की, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत चेंज ये आना चाहिए कि यू हैव टू लिसन, आई मीन यू हैव टू लिसन एंड, और लिसन करने के बाद अगर आपके अंदर आक्रोश वगैरह आ रहा है तो या आपके अंदर आक्रोश है तो भाई पुलिस है, आप पुलिस के पास जाओ। आपके माता पिता हैं, उनके पास जाओ। आप स्कूल में पढ़ते हो तो हर अच्छे स्कूल में, जिस तरह के स्कूल में ये कन्याएं पढ़ती हैं, तो वहां पर काउंसलर वगैरह होते हैं, आप उनको जाके बताओ। ओके, अपनी मम्मी को बताओ, पापा को नहीं बता सकते, मम्मी को बताओ। और गुड़गांव में एक 16-17 साल की लड़की में उतनी अकल होती है कि उसको अपने राइट्स वगैरह पता होते हैं। उसको ये पता होता है कि अगर मैं एक फॉल्स एक्यूजेशन लगाती हूँ मोलेस्टेशन या रेप का किसी पर, तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि ये भोली भाली लड़कियां हैं और इनको कुछ पता नहीं है। दुर्भाग्य से मैं ये कहूँगा कि आजकल लड़कियों को बड़ा कानून की बड़ी अच्छी समझ है। वो समझती हैं कि अगर किसी आदमी के ऊपर या किसी लड़के के ऊपर कोई आरोप लगा दिया जाए, तो वो लड़का या वो आदमी ही अपनी ज़िंदगी आगे की स्पेंड कर देगा उस दाग को धोने के लिए। झूठा आरोप होगा, आई मीन झूठा आरोप होगा, झूठा केस बन जाएगा, और फिर आप ज़िंदगी भर उसे ठीक करते रहो। लड़का होकर, आदमी होकर आप चीखते चिल्लाते रहो कि भाई मेरी भी सुन लो, वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। सो आई थिंक चेंज तो मैसिव होना चाहिए, बट चेंज की शुरुआत होनी चाहिए कि आई मीन जस्ट डोंट बिलीव एनी एक्यूजिशन। और जबकि जिस जो एक्यूजिशन कर रहा है वही स्मार्टली बोल रहा है कि भाई मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है। अगर प्रूफ नहीं है तो आप बोल क्यों रहे हो? और बोलने के बाद ये तो मजाक सा हो गया ना कि आप एक्यूजिशन भी लगा रहे हो, गंभीर एक्यूजिशन लगा रहे हो, और एक स्टार कंडीशन सप्लाई बोल के आप ये बोल दो कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। आई मीन तो फिर किस बेसिस पर आपकी बात सुनी जाए? और सच्चाई तो ये है कि उस लड़की ने पहले भी 2-3 लोगों के साथ ऐसा किया था। और अगर जिन लड़कों के साथ ऐसा हुआ था, अगर उनके माता-पिता थोड़ा धैर्य दिखाते और आगे आकर थोड़ी आवाज़ उठाते, और ये करीब 2 साल पहले की बात है, उसके 2 साल पहले की बात है, तो शायद ये वाला केस नहीं हुआ था। पर गर्ल्स कैन मर्डर एंड गेट अवे विद इट, एज़ सिंपल एज़ दैट। एंड सब उनको सपोर्ट करेंगे, सब उनके लिए खड़े हो जाते हैं। बट आई थिंक अगर 2 साल पहले जिन लड़कों के साथ ये हुआ था, अगर उनके पेरेंट्स थोड़े से सतर्क होते और थोड़ा-सा हिम्मत दिखाते, तो शायद वो लड़कियाँ आगे ज़िंदगी में ऐसा नहीं करती और हमारा मानव बच गया होता। नहीं, बिल्कुल मनोज जी, इनफैक्ट अगर आप देखें तो जितनी अगर आप न्यूज़ देखें तो फॉल्स केसेस की तो मतलब लंबी लिस्ट लगी हुई है, चाहे वो बिल्कुल। जसलीन कौर केस रहा हो दिल्ली में, या उसके बाद रोहतक सिस्टर्स का केस रहा हो। ये सब ऐसे लाइन से मोलेस्टेशन के केसेस, फिर मी टू का दौर शुरू हुआ, तो मतलब द आई थिंक वन ऑफ द मेजर चेंजेस इन द एजुकेशनल सिस्टम जो हम लोग को आई थिंक पुश करने चाहिए और सिस्टम को भी समझना चाहिए कि
you have to start taking responsibility of your actions. और ये एग्जैक्टली। चीज बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप चलिए आप एक्विजिशन लगा रहे हैं, कल को आप हाथ उससे नहीं झाड़ सकते कि जी मुझे नहीं पता था, क्योंकि ये चीज तो लॉ में भी नहीं चलती। लॉ में भी आप ये नहीं कह सकते कि जी मुझे कानून का नहीं पता था इसलिए मैंने क्राइम कर दिया। तो ये चीज हमें अपने अंदर, क्योंकि लड़कों को हम राइट्स कम ड्यूटीज ज्यादा बताते हैं, ये हमारा इंडियन अपब्रिंगिंग सिस्टम है। और अनफॉर्चुनेटली लड़कियों को हम राइट्स बहुत ज्यादा बताते हैं। हम उनको राइट्स इस हिसाब से बताते हैं, देखो तुम्हें ड्यूटीज तो सब बताते रहेंगे, हम तुम्हें सिर्फ राइट्स बताएंगे। और इस चक्कर में सिर्फ राइट्स ही बताए जाते हैं, ड्यूटीज पे कोई ध्यान देता नहीं, जिसकी वजह से शायद इसका आउटकम ये भी है कि वो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जगह नहीं लेती। और इसका हमने इनफैक्ट लीगल सिस्टम में भी देखा है। फॉल्स रेप केस डाला है, लड़का महीनों सालों तक जेल में बंद रहा है, कोर्ट ने पाया कि फॉल्स केस है, लड़की को सजा क्या दी, आप 3 घंटे कोर्ट के बाहर खड़े हो जाइए। मतलब जैसे स्कूल में भी आज की तारीख में इस तरीके की पनिशमेंट्स नहीं होती, वो पनिशमेंट देख के सात खून माफ वाली जो आप बात कर रहे थे वो हो जाता है। ऐसे बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं। मतलब फॉल्स केस होते हुए भी कोर्ट्स हिम्मत नहीं कर पाते लिखने का कि ये फॉल्स केस है, और पनिश नहीं कर पाते फॉल्स एक्यूजर को इन स्पाइट ऑफ लॉज ऑफ पर्जरी, और बहुत सारे ऐसे लॉज है। खैर हम कानून में नहीं जाएंगे, बट आप एक जो बात कह रहे थे उसमें कि पेरेंट्स वाली आप जो बात कर रहे थे, तो आपने एक बहुत डिफिकल्ट टाइम देखा उस टाइम पे, और आप अभी भी देख रहे हैं जो फाइट फॉर जस्टिस है। लेकिन लेकिन मैं एक बार ये आपसे जानना चाहूंगा कि एज अ पेरेंट, स्पेशली बॉयज के जो पेरेंट्स हैं, उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कि हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी मानव ऐसा स्टेप लेने से पहले, जैसे कि आप बोल रहे थे कि आप मतलब फादर को नहीं बता सकते, आप मदर को बताएं, तो ऐसा लड़कों के केस में स्पेसिफिकली फॉर पेरेंट्स ऑफ बॉयज, आप ऐसा क्या बताएंगे कि लड़कों के साथ किन एहतियात या किन चीजों का हम ध्यान रखें एज अ फादर, एज अ पेरेंट, की आपको क्या चीजें नोटिस करनी चाहिए जिससे कि आप शायद ऐसा कोई अनहोनी आप होने से बचा सके? मैं तो बस अब हमारे एक्सपीरियंस के बाद ये कहूँगा कि अपने बेटों को ये सिखाएं पेरेंट्स कि अगर कोई लड़की कुछ बोलती है तो भाई ये ज़रूरी नहीं है कि वो सच बोल रही है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी बात मानेंगे, तुम्हारी भी बात सुनी जाएगी। आई थिंक ये लड़कों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि लड़के की बात भी लोग सुनेंगे। और और ये पेरेंट्स को ही नहीं, ये टीचर्स को भी क्लासेस में ये बोलना चाहिए कि, और टीचर्स भी एग्जाम्पल्स लेकर बोलें कि लड़कियां भी झूठ बोलती हैं, लड़कियां भी क्राइम करती हैं। और मैं कुछ आंकड़े पढ़ रहा था कि इन यूरोप वगैरह में द गर्ल्स लड़कियां भी उतनी ही क्राइम कर रही हैं जितने कि वहाँ पर आदमी वगैरह कर रहे हैं। सो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां क्राइम नहीं करती हैं, लड़कियां भी उतने ही हीनियस क्राइम्स करती हैं। जो वार क्राइम्स वगैरह यूरोप वगैरह में हो रहे हैं, आई मीन उसमें वुमेन भी उतनी भागीदारी हैं। दे कैन बी एज ब्रूटल, दे कैन स्लिट द थ्रोट विद एज मच ऑफ अ फिनिसी एज अ मैन। सो सो पेरेंट्स को ये बोलना, ये अपने लड़कों को सिखाना चाहिए कि लड़कियां भी गलत हो सकती हैं, और अगर कोई लड़की अगर गलत तुम्हारे बारे में बोलती वगैरह है, तो उसको उसका जवाब स्ट्रांगली उसको वापस देना चाहिए। लड़के को कॉन्फिडेंस दिया जाए कि आप भी आपको भी रिप्लाई ढंग से करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मनोज जी, इसमें मैं बस इनफैक्ट ये ऐड ज़रूर करना चाहूँगा कि हमें अपने लड़कों को ये भी बताना चाहिए कि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हारे ऊपर झूठा केस हो सकता है, तो दूसरे लड़के के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि हम अपने केस को तो झूठा बहुत जल्दी समझ ही लेते हैं जब होता है, लेकिन किसी दूसरे के ऊपर केस होता है तो बहुत लड़कों को यही लगता है, क्योंकि अपब्रिंगिंग ऐसी करी गई कि लड़कियां सच बोलती हैं, तो बाकी लड़के भी उन एक्विजिशंस को सच मान लेते हैं। तो ये एक आई थिंक हम लोग बहुत ज़रूरी है अपने बेटों के दिमाग में, इनफैक्ट बेटियों के दिमाग में भी बिठाने की बहुत ज़रूरत है कि आप अगर कोई एक्विजिशन हुआ है, तो अगर आपके ऊपर झूठा केस हो सकता है, किसी और लड़के के ऊपर भी झूठा केस हो सकता है, तो वेट फॉर इट, वेट फॉर द लॉ टू फॉलो इट्स प्रोसेस। क्योंकि जैसे कि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया में अगर अगर देखा जाए, तो मतलब लॉ के पूरे सिस्टम को दरकिनार करके एक अलग पैरेलल विजिलेंटे जस्टिस सिस्टम शुरू हो जाता है, जिसमें डिजिटल मॉब लिंचिंग हो जाती है, जैसे कि
मानव ने एक्सपीरियंस किया, जो जिसको हम बहुत क्लियरली डिजिटल मॉब लिंचिंग कहते हैं, जैसे हमने मी टू में देखा है। इनफैक्ट हमने तो एक्चुअल मॉब लिंचिंग्स देखी हैं, जब जो नागालैंड में हुई थी, सूरत में हुई थी, जस्ट ऑन एन एक्विजिशन ऑफ रेप, जहाँ पे कि एक्विजिशन हुआ और मतलब आदमी को मार मार दिया गया। और इनफैक्ट उन केसेस में तो खैर हमने भी एनएचआरसी को अप्रोच किया था, बट कुछ हुआ नहीं। जैसा कि आप भी एक, आप तो देख ही रहे हैं अपनी खुद की लड़ाई में कि कितना मुश्किल है। तो मनु जी, पहले तो मैं अगर अगर आप कुछ और शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं उससे ज्यादा सवाल के अंदर जाना नहीं चाहता और कुरेदना नहीं चाहता ऑफ द डिफिकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लॉस जो आपने अपनी लाइफ में देखा है। बट आपकी अब आगे क्या एक्सपेक्टेशन है कि जैसे अभी अगर आपने बोला कि चार्ज फ्रेमिंग होगी, तभी तो प्रोसेस चल रहा है कोर्ट का, तो आपको क्या लग रहा है कि कब तक, कितना टाइम और लगेगा हमें जस्टिस के लिए, और कितना वेट आपको लगता है करना पड़ेगा? पहली बात तो हमारे देश में जस्टिस मिलना आसान नहीं है, और जस्टिस के लिए बहुत टाइम लगता है। सिस्टम हमारा बहुत थोड़ा सा स्लो है, और अगर लड़कियां इन्वॉल्व हैं तो और अपने आप स्लो हो जाता है, उसमें ग्लू लग जाता है कि वो चक्का हिले ही ना। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई वगैरह हो, इन्वेस्टिगेशन वगैरह ठीक से जल्दी की जाए, और फिर ट्रायल हो, और जो भी कानून हिंदुस्तान का है, आई मीन अगर 305 और 3305 अगर अप्लाई करते हैं, तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि 10 साल इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ हो सकती है। आई मीन द जज इन विजडम, आई मीन जो भी वो सजा देना चाहें वो ठीक है, बट but I think more important than that is we should put in some more checks in place कि इस तरह के वाकया आगे ना हो। पहली बात तो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का जिस तरह से अपने आप में कोर्ट बनना हो जाता है, उसके ऊपर कुछ थोड़ी बहुत रोकथाम लगाई जाए, एंड people must be it should be communicated to them very clearly कि you are responsible for whatever comments or whatever posts etc you make। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि लोग ये ना सोचें कि इंस्टाग्राम में तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि तूने इसका बलात्कार किया या मेरा ये आई मीन ये सब अगर बोलते हो तो फिर बी प्रिपेयर्ड ऑल्सो कि जब पुलिस और कानून आपके दरवाजे तक पहुंचेगा तो आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे या आप उसको उस पर खरे उतरोगे। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोशल मीडिया यूजर्स के दिमाग में आनी चाहिए। अभी तो सबको ये लगता है कि कोई भी कुछ भी कहीं भी कैसे भी बोल दे, और किसी का कोई अगर मरता है, जिंदा होता है, आई मीन मरता है या उसकी जान जाती है, तो उनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। ये क्योंकि अगर आप देखते हैं कि 50 साल पहले या 100 साल पहले अगर आपको किसी को मारना होता तो आप चाकू लेकर उसको मारते हैं। आज अगर किसी को मारना होता है तो आप उसको इंस्टाग्राम पर इतना तंग कर सकते हैं या सोशल मीडिया पे इतना तंग कर सकते हैं कि वो अपनी जान दे सकता है। आई मीन उन लड़कियों ने उन लड़कियों ने ठीक सोच समझ कर प्लान कर कर, आई मीन 5-6 घंटे पहले से ही आई मीन एक तरह का कार्यक्रम बनाया था कि आज चलो किसके साथ ये किया जाए। आई मीन आप यू ये हमारी समझ के बाहर है कि हाउ कैन यू बी सो मीन, एंड हाउ कैन अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स गेट टुगेदर टू टेक टू यू नो टू लेवी चार्जेस लाइक दिस। एंड उन लोगों ने बाकायदा क्या बोलते हैं टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज किए, आई मीन नोट्स बनाए, और जो उसने वो लंबा चौड़ा स्टोरी बनाया दैट रन्स इनटू अबाउट 2 to 3 पेजेस। सो 2-3 पेज का उन्होंने आपस में डॉक्यूमेंट शेयर वगैरह किया, फिर उसको सोच समझकर डाला। सो अगर आप 20-25-50 लोगों ने मिलकर ये करने का सोचा है, तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हाँ, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे थोड़ों के दिमाग में आया भी होगा, बट फिर वही चीज रही होगी ना कि हम लड़कियां हैं, हमारे पर तो कुछ नहीं हो सकता है और हमारी ही बात सब मानेंगे। तो उन्होंने वो किया, वो करा। सो आई थिंक दूसरा चेंज ये होना चाहिए, और तीसरा चेंज
I mean, there should be some time limit for hearing and solving cases like this. I mean, अगर सोच मैं आपको बोल रहा हूँ कि कई पुलिस वालों ने हमें बताया है कि दिस लुक्स लाइक टू बी सच ए नीट एंड ए क्लीन केस, कि जो एविडेंस लड़कियों ने पोस्ट किया है वो आपके पास है। आई मीन उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह आपके पास हैं, सब कुछ आपके पास है। सो ऑल व्हिच नीड्स इज लेट्स से कंफर्मेशन फ्रॉम लेट्स से इंस्टाग्राम की ये पोस्ट उन्होंने किए हैं या नहीं किए हैं, एंड देन यू कैन दैट अमाउंट ऑफ प्रूफ इज मोर देन सफिशिएंट। और सो द जस्टिस तो मिलती है। आई मीन ऐसा नहीं है कि अगर आप सच के साथ हो तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगी। 2 साल में नहीं मिली मुझे, पर तीसरे साल में मिलने की उम्मीद है, 5वें साल में मिलने की तो उम्मीद है, 10 साल बाद तो मिलके रहेगी। आई मीन यू कैनॉट डिनाई जस्टिस फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। सो जस्टिस तो मिलती है, पर जस्टिस के लिए इतना आदमी को थका देते हैं, इतना डिफिकल्ट और हुप्स बना देते हैं कि थोड़े टाइम बाद इंसान अपने आप ही सोचता है कि is it worthwhile to sort of even think of justice in this system? और जब वो रियलाइजेशन आने लगता है कि जिंदगी है, जिंदगी चलती रहनी चाहिए, सो कई लोग हिम्मत हार जाते हैं। और क्योंकि लोग हिम्मत हार जाते हैं, इसलिए दूसरे लोगों को और प्रोत्साहन मिलता है कि वो भी ऐसा कर कर आगे बच के निकल जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की जिंदगी और मेरे बेटे के साथ जो हुआ है उसको इतनी आसानी से हम भुलाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम अपनी जान लगा देंगे कि जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और मैं तो ये चाहूंगा कि अगर फांसी की प्रावधान है तो फांसी मिलनी चाहिए। आई मीन यही थोड़ा ना कि बस आदमियों को जिंदगी में फांसी मिलनी चाहिए। अगर लड़की ने गलत किया है तो लड़की को भी फांसी मिलनी चाहिए, क्यों नहीं? अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो फांसी के लिए इक्वालिटी नहीं चाहिए। आई मीन जेल का टर्म कम, जैसे आप बता रहे थे कि जेल का टर्म कम होना चाहिए। आई मीन सब अच्छी अच्छी चीजें आप ले लीजिए, तो आप ये भी बोल दीजिए ना कि हर औरत और हर लड़की 5 खून कर सकती है अपनी लाइफ में। आई मीन तो उसको आप उसके मोबाइल में एक ऑफर दे दीजिए और बोलिए कि 5 खून कीजिए, और आप ये दिखा दीजिए कि खून नंबर 1, खून नंबर 2, खून नंबर 3 कर लीजिए आप। तो आप फिर उतनी आजादी दे दीजिए आप जिंदगी में उनको। नहीं, नहीं मनोज जी, मैं सी वी ऑल अंडरस्टैंड कि किस तरीके का ये पेनफुल जर्नी रहा है और अभी आगे भी है। आई थिंक लड़ाई अभी शुरू हुई है, और आई होप कि जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले। मतलब सल्यूट टू यू कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई है। बहुत लोग इतने टाइम में अपने खुद के केस होते हुए भी बहुत लोग हिम्मत हार जाते हैं कि अब क्या लड़े। तो आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस आज आपसे बात करने का बहुत लोगों को ये भी बताना था कि मनोज जी जो अपने बेटे के लिए 2 साल से लड़ रहे हैं, एक एफआईआर रजिस्टर कराने में 10 दिन, उसके बाद चार्जशीट कराने में, चालान कराने में कुछ साल, और उसके बावजूद भी अभी सिस्टम से लड़ रहे हैं। और फिर भी इतनी, आई थिंक आप उतनी ही होप रख रहे हैं जितनी शायद आपको डे 1 पे रही होगी कि मैं जस्टिस लेके रहूंगा। आई थिंक हमारे बहुत सारे फाइटर्स को ये आपसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से आपको फोकस रख के, जरूरी है कि आप अपना फोकस रखें और ट्राई करें कि जस्टिस मिले। सूनर और लेटर जस्टिस जरूर मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, कैसे मिलेगा, कह नहीं सकते, लेकिन आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं जस्टिस जरूर सर्व होता है। आई होप कि जल्दी से जल्दी इस केस का जजमेंट आए, और जो भी कन्विक्शंस होने चाहिए इसमें वो डेफिनेटली हो। बट गुड लक कहना तो इसमें आई थिंक इट्स अ वेरी बैड वर्ड टू यूज इन टू से गुड लक इन अ केस जहां जो जो स्टार्ट ही हमारे शायद सबसे बड़े लॉस से हुआ है। बट आई होप कि मानव को जितनी भी जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल सकता है, जितने भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको डेफिनेटली सजा मिले और प्रॉपर सजा मिले। एंड आई होप कि justice is served is what I would definitely hope, and I would really like to thank you कि आज आपने समय निकाला इतना मुश्किल सवालों को आई थिंक कंट्रोल रखते हुए, इमोशंस पे कंट्रोल रखते हुए आपने जवाब दिया। और हमारे बहुत सारे लिसनर्स को आई थिंक आपने ऐसी सीख दी जो लोग शायद मिस आउट कर जाते हैं। तो अगेन टेकिंग क्यूज फ्रॉम योर फाइट, आई थिंक एवरीवन, हर एक इंसान को
जस्टिस के लिए लड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। मैं हमेशा इंसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम तो अपनी तरफ से जेंडर बायस नहीं दिखाते, हम बहुत क्लियर हैं कि इट इज़ अबाउट पर्सन, इट इज़ अबाउट ह्यूमन, इट इज़ नॉट अबाउट अ मैन और अ वुमन। एंड लेट्स होप कि इस बात को सिस्टम और सोसाइटी जल्दी से जल्दी समझे, जिससे कि हमें एक और मानव को ना खोना पड़े। 17 साल बहुत छोटी उम्र होती है, और कोई भी उम्र इस चीज़ के लिए आई थिंक बहुत छोटी है। अपने मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी हमें सुन रहे हो, कभी भी कोई गलत स्टेप मत लीजिए। आपको लग रहा है कि अगर आपके साथ इस तरीके का डिजिटल मॉब अटैक हो रहा है, या डिजिटल नहीं भी हो, फेस टू फेस भी हो रहा है, प्लीज़ होल्ड ऑन। हेल्प सूनर और लेटर आती है। अगर जैसे कोई रोड पे एक्सीडेंट भी होता है, एम्बुलेंस को आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें उतने टाइम तक हिम्मत रखनी होगी कि हमारी एम्बुलेंस जो हमारी लाइफ की एम्बुलेंसेस हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे वेल विशर्स हैं, वो आ पाए और डेफिनेटली हमको सपोर्ट कर पाए। आई थिंक विद दैट थॉट, मनोज जी, अगेन थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट, एंड विल बी इन टच, एंड लेट्स होप कि मानव केस को डेफिनेटली जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले। थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग योर टाइम, मनोज जी। थैंक यू ऋत्विक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।